हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 5 में, जो कि है अभाज्य समय। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय से छठा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 120, 121 तथा 122 में दिए गए सभी तथ्यों को समझेंगे और दिए गए प्रश्नों का हल भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो संख्याओं की सह अभाज्यता की जांच करना। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब दो संख्याओं के गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा सार्व गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो हम ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंडन द्वारा पता करना है कि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं हैं। यहाँ पे दो संख्याएं पहले उदाहरण के तौर पर ली गई हैं, 56 और 63। मान लिया 56 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 से इसमें 28 बार में भाग लग जाएगा, 28 दूना 56, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 दूना 4, 1 लेके 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, और फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 चौके 8, यानी कि 14 दूना 28 होता है, और फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, और फिर 7 इकाई 7। इसे हम कल एक और भी विधि द्वारा इस तरह से बना रहे थे, जैसे 56 को हम लिख सकते हैं 8 सत्ते 56 भी लिख सकते हैं, तो 8 गुने 7 के रूप में इसको अगर हम लिख दिए इस तरह से, तो यहाँ पे 7 हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। 4 अभी अभाज्य नहीं है, तो इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 4 के रूप में। अब यहाँ पे 2 जो है एक अभाज्य संख्या हो जाती है और 4 अभी भी अभाज्य है, तो इसको फर्दर हम 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है हमारा 56 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो कौन कौन प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे 3 बार 2 है, 1 बार 7 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना में सर्कल में 2 कितना बार है, 1 2 3 बार और 1 बार 7 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, ये हमारा 56 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी तरह से अगर आप 63 का निकालेंगे तो 63 का आता है 3 गुने 3 गुने 7। चलिए 63 का भी हम निकाल के देख लेते हैं। 63 में देखिए 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लग जाता है, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, और फिर 3 सते 21, और फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पे 63 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन है, 3 गुने 3 गुने 7। आप 63 को इस तरह से भी कर सकते हैं, मान लिया जाए 21 या 63 होता है तो इसको हम 3 गुने 21 के रूप में लिख सकते थे। इस तरह से यहाँ पे जो है 3 आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। 21 को फर्दर आप 3 गुने 7 के रूप में लिख सकते थे। 3 सत्ते 21, यहाँ पे भी 3 जो है अभाज्य गुणनखंड है और 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह से यहाँ इस स्थिति में भी आप देख सकते हैं 3 जो है 2 बार और 7 1 बार आता है। अब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिएगा 56 में भी 7 आता है और 63 में भी 7 आता है। तो ये जो 7 है यहाँ पे सार्व गुणनखंड है। यहाँ पे वही चीज लिखा है कि हम देखते हैं कि संख्या 7 56 का अभाज्य गुणनखंड है और 63 का भी अभाज्य गुणनखंड है। दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में 7 जो है शामिल है। आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अतः 56 और 63 सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो है इनमें एक सार्व अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है। जब कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं मिलेगा दी गई संख्याओं में, तब जाकर के वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 80 और 63 को लिया गया है। जब आप 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। और 63 का देखेंगे तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 3 गुने 3 गुने 7 आता है, 3 तिया 9, 9 सते 63। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में अगर आप सार्व निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। कोई भी जो है सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं, यानी कि कॉमन ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो दोनों ही संख्याओं में मौजूद हो। अतः हम कह सकते हैं कि 80 और 63 जो है
वो सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वे दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आया आपको? अगर कोई भी सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में नहीं होगा तब जाकर के दोनों संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है 40 और 231 का। अब यहाँ पे आप देखिए 40 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। और 231 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे आप 3 गुने, और 231 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इस तरह से है 3 गुने 7 गुने 11। जब आप इनके सार्व अभाज्य गुणनखंडों को देखेंगे तो इसमें 3, 7, 11 है, जो कि इसमें बिल्कुल ही कोई भी मौजूद नहीं है। ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना ही 11 है। तो हम कह सकते हैं कि 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, इसमें 2 और 5 हैं, और इसमें 3, 7 और 11 है 231 में। अतः 40 और 231 सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों सह अभाज्य संख्याएं हैं? क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी सार्व नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, या फिर कहें कि कॉमन नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 242 और 195 का। जब आप 242 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा 2 गुने 11 गुने 11। और इसी तरह से 195 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3 गुने 5 गुने 13। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 11 हैं, यहाँ पे 3, 5 और 13 हैं, यानी कि फिर से दोनों में जो है कोई कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः ये दोनों भी 242 और 195 भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और यहाँ पे फिर से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग करके एक संख्या का दूसरी संख्या से विभाजन की जांच करना। यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी, आपको बताना होगा कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से विभाज्य है कि नहीं है, और वो भी किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो हम कैसे जानेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से भाज्य है या नहीं है? तो इसके लिए क्या होगा, यदि एक संख्या, तो इसके लिए नियम इस प्रकार से है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन जो है पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर 48 और 12 को लेते हैं तो सबसे पहले आप 48 और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे चूंकि छोटी संख्या है तो 12 चौके 48, हमें पता है कि 48 जो है 12 से विभाज्य होती है। फिर भी हम इस नियम को देखते हुए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड 48 के निकालते हैं। तो देखिए 2 से ये 24 बार में, फिर 24 जो है 2 से 12 बार में, फिर 12 2 से 6 बार में, और फिर 6 2 से 3 बार में, और फिर 3 इकाई 3। इस तरह से 48 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 1 2 3 4 बार जो है 2 है, और 1 बार 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 या 48। और 12 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3, 2 गुने 3 आता है। अब यहाँ पे देखिए 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी इसके सभी जो अभाज्य गुणनखंड हैं 12 के, वो 48 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है। तो हम कह सकते हैं 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड 48 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है या सम्मिलित है, इसलिए 48 12 से विभाज्य है। यहाँ पे 2 और संख्या ली गई है 168 और 12। 168 के जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इस तरह से आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 सत्य होता है 168। और 12 का तो अभी अभी हमने निकाला था 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब आप देखिए यहाँ पे जो 2 है, ये 2 इसमें भी है,
ये 2 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है। यानी कि जो छोटी संख्या है इसके सभी अभाज्य गुणनखंड बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, सम्मिलित है। अतः हम कह सकते हैं कि 168 जो है 12 से विभाजित होगी। और अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 122 में। यहाँ पे भी 1-2 और उदाहरण दिए गए हैं, 75 और 21। ठीक है, आपको पता करना है कि क्या 75 21 से विभाजित होती है, और सब इसके लिए जो है सबसे पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आते हैं 3 गुने 5 गुने 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75। और 21 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुने 7 यानी 3 7 21। अब देख सकते हैं यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, लेकिन नियम क्या है कि जो छोटी संख्या है उसके सभी अभाज्य गुणनखंड बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो मैच कर रहा है लेकिन 7 मैच नहीं कर रहा है। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 75 जो है 21 से विभाजित नहीं होगी। 75 संख्या 21 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पे 42 और 12 का दिया गया है। 42 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 7। 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3। अब 12 यहाँ पे छोटी संख्या, इसके सभी अभाज्य गुणनखंड 42 के अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 बार है, यहाँ पे 2 एक ही बार है। 3 तो चलिए एक एक बार मैच कर गया, लेकिन यहाँ पे 2 जो है 2 बार है और 42 में 2 केवल एक ही बार है। अतः हम कह सकते हैं कि 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड 42 के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं है। अतः 42 जो है 12 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 122 में ही आगे यहाँ पे है कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइए पता लगाएं। पहला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित संख्या योग में सह अभाज्य संख्याएं हैं? पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है 30 और 45। मुझे लगता है कि ये दोनों जो है सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि 30 जो है 5 से विभाजित हो जाएगा और 45 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये जो है पहले मैं अनुमान लगा रहा हूं और उसके बाद जो है हम इन दोनों ही संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल के चेक करेंगे कि क्या दोनों में कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। और इसी का बी नंबर में है 57 और 85। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये दोनों संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, बाद में इसका हम अभाज्य गुणनखंडन निकाल के चेक करेंगे कि सच में ये सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं हैं। उसके बाद है 121 और 1331। मुझे लगता है कि यह सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही संख्या 11 से विभाजित होती है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। और इसी तरह से है 343 और 216। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। चलिए आगे हम इसे करके देखेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो अनुमान लगाया वो सही हो, अनुमान हमेशा सही नहीं होता है। तो आइए इसे हम एक एक करके हल करके देखते हैं। तो अब आइए इसके अभाज्य गुणनखंडों को एक एक करके निकालते हैं दोनों का। 30 का अगर आप पहले देखेंगे यहाँ पे, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 30 जो है 2 और 15 को गुना करने पे आता है 2 15 दूना 30। यहाँ पे 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है। 15 को आगे हम फिर से 3 गुने 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आपका अभाज्य आ गया, 5 भी अभाज्य आ गया। इस प्रकार आप चाहें तो 30 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से भी सरलता से निकाल सकते हैं। 2 से ये 15 बार में कटता है और फिर 3 से 15 जो है 5 बार में कटता है और ये 5 इकाई 5। आप देखेंगे कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो इस तरह से 30 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या आया, 2 गुने 3 गुने 5। इसी तरह से आप 45 का निकालें आगे।
45 का। ठीक है, तो 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे देखिए आप। इसको हम 3 गुने 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 तिया 45 होता है। यहाँ पे 3 एक अभाज्य संख्या है। 15 को अभी अभी हमने देखा कि फिर से इसे हम 3 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। 3 पचे 15 होता है। इस तरह से इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुने 5 आ जाते हैं। यहाँ पे आप 45 का इस तरह से भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 3 से इसमें भाग लगेगा, 3 इकाई 3, 1 लेके 15, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15, 5 इकाई 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 45 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आ गए 45 के। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 3 गुने 3 गुने 5। देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5। 3 गुने 3 गुने 5। अब आप इन दोनों की तुलना अगर करेंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 5 और 45 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुने 3 गुने 5। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं में 3 तथा 5 सार्व अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्योंकि दोनों में 2 संख्याएं कॉमन मिल गई है ना। अगर एक भी कॉमन नहीं मिलेगा तब जाके हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक का बी में हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, 57 और 85। तो 57 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से ये 19 बार में कटता है, 19 या 57 होता है। आप दूसरे तरफ से भी आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप जो मेथड आपको समझ में आता है। 3 से देखिए 3 इकाई 3, 2 लेके 27 हो गया, 3 नंबर 27 और फिर 19 इकाई 19। और इस प्रकार जो है 85 का जब आप निकालते हैं तो 85 के अभाज्य गुणनखंड, 85 में पहले 5 से भाग लगेगा 17 बार में, तो 5 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी अभाज्य संख्या है। तो यही दोनों इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 5 गुने 17, 17 पचे 85। यहाँ पे भी वही, आप चाहें तो केवल इस विधि द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, या आपको ये समझ में आता है तो इस विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। 5 इकाई 5, 3 लेके 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और फिर 17 इकाई 17। ठीक है, चलिए आपको दोनों विधि से बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे इस तरह से बनाएं या फिर इस तरह से बनाएं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको बस निकालना है 57 का। आगे हम देख रहे हैं कि 57 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 3 और 19 हैं, और इसी तरह से 85 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 5 और 17 हैं। क्योंकि इन संख्याओं में कोई भी सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। इसमें 3 और 19 है, यहाँ पे 5 और 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए ये क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है। अब इसी का एक का सी नंबर में दिया है 121 और 1331। तो आइए हम 121 के अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। तो 121 में देखिए 11 से भाग लगता है, क्योंकि 11 का जो वर्ग संख्या होता है 11 गुने 11 121 होता है। तो 11 इकाई 11, 1 बचेगा, 1 पर 1 फिर 11, 11 इकाई 11 और फिर 11 इकाई 11, ये कट गया। और इसी तरह से जब हम 1331 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 11 से भाग लगता है 121 बार में। जब आप 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331 आ जाएगा। देखिए 11 इकाई 11, 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 3 23, तो 11 दूना 22 लगाएंगे आप। 23 में से 22 जाएगा, 1 बचेगा और फिर 1 पर 1 11 होगा, तो 11 इकाई 11। और फिर यहाँ पे 11 से 11 बार में 121 कट जाएगा और फिर 11 से 1 बार में 11 कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो 121 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 121 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या होगा, 11 गुने 11 होगा। और उसी तरह से 1331 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1331 के अभाज्य
गुणनखंड बराबर 3 बार 11 है, यहाँ पे 11 गुने 11 गुने 11। तो आगे हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें 11 और 11, देखिए यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो 2 बार 11 जो है सार्व अभाज्य गुणनखंड है, कॉमन है दोनों में, इसलिए यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी सार्व अभाज्य संख्या नहीं होगा वो दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। चलिए इसी का डी नंबर में दिया है 343 और 216। पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं, आसानी से इस विधि द्वारा ही निकाल लेते हैं 343 से। तो यहाँ पे देखिएगा आप जाकर के 1 2 3 4 5 6 किसी से भाग नहीं लगता है, सीधा 7 से इसमें भाग लगता है। 7 चौके 28, 34 में से 28 गया 6, 6 में 3 63, 7 नमा 63 और फिर 7 सते 49 और यहाँ पे 7 इकाई 7। और जब 216 का आप निकालेंगे तो 216 में तो 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से 2 इकाई 2 और 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 पहले दे करके 6 उतारेंगे, 2 8 16, 108 दूना 216 होता है। और फिर 2 5 10, 2 चौके 8 और 2 से फिर देखिए 2 दूना 4, 1 लेके 14, 2 सत्ते 14, 27 दूना 54 होता है। अब इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 नमा 27 और फिर 3 तिया 9 और बाद में 3 इकाई 3। तो यहाँ पे जो 343 और 216 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, तो इस प्रकार से 343 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, यहाँ पे देखिए 7 जो है 3 बार है और 216 के जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 3 बार और 3 जो है 3 बार है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और जब हम इनके सार्व गुणनखंड को देखने की कोशिश करते हैं तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलती है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इन संख्याओं में कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इस तरह से हमने देखा कि बी नंबर जो है वो सह अभाज्य संख्या थी और डी नंबर भी जो है वो सह अभाज्य संख्या है, जबकि ए और सी जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और यदि जो छोटी संख्या यहाँ पे 27 है इसके सभी अभाज्य गुणनखंड 225 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल होगा, सम्मिलित होगा, तो हम कह देंगे कि हाँ 27 जो है 225 को विभाजित करता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 225 और 27 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 225 का जब आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 5 2 7 2 9, 3 से इसमें भाग लग जाता है, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15 और यहाँ पे 5 5 25, फिर 5 इकाई 5। और इसी तरह से जब आप 27 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से इसमें भाग लगता है, 3 नमा 27 और फिर 3 तिया 9, 3 इकाई 3। इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे 225 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है। और इसी तरह से 27 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, 27 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार है। अब हमें यह देखना है कि 27 के जो सभी गुणनखंड हैं वो 225 के गुणनखंडों में शामिल हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 3 है, मिल गया, ये 3 है, ये 3 है, मिल गया। ये 3 का यहाँ पे कोई मेल नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इसके सभी जो गुणनखंड है 27 के वो 225 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल नहीं है। 2 तो मिल गया लेकिन तीसरा नहीं मिल रहा है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 27 के सभी अभाज्य गुणनखंड 225 के गुणनखंड नहीं हैं, अतः 27 जो है 225 को विभाजित नहीं करेगा। शर्त क्या है कि इसके सभी गुणनखंड, जो छोटी संख्या है इसके सभी गुणनखंड बड़ी संख्या के गुणनखंडों में शामिल होना चाहिए।
जितना बार इसमें है उतना बार इसमें होना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में है 96 और 24। तो सबसे पहले आप 96 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल दीजिए। 2 से ये जो है 2 चौके 8, 1 लेके 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जो है ये देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, और 2 से फिर ये 6 बार में 2 छके 12, और फिर 2 से ये 3 बार में 2 तिया 6, और ये 3 इकाई 3। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 24 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए 2 से ये जो है 12 बार में कट जाता है, फिर 2 से ये जो है 6 बार में कट जाता है, फिर 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, और फिर 3 इकाई 3। यहाँ पे हम लिखेंगे तो आगे यहाँ पे हम 96 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 बार 2 है और 1 बार 3 है, और इसी तरह से 24 के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार जो है 2 है और 1 बार 3 है। अब देखते हैं कि क्या 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड 96 के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हैं। देखिए यहाँ पे 2, 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 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो इसके सारे जो अभाज्य गुणनखंड थे 24 के, वो 96 के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित पाए गए है, दोनों में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं चूंकि 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड 96 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है या सम्मिलित है, अतः 96 जो है वो 24 से विभाजित होगा। 2 का सी नंबर में दिया है 343 और 17। जब हम 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें सीधा 7 से पहले भाग लगेगा। 7 चौके 28 होता है, 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा, 6 पर 3 63, 7 नामा 63, यानी कि 49 में आप 7 से गुना करेंगे तो 343 आएगा। देखिए 7 नामा 63 के 3 बाकी 6, 7 चौके 28, 6 34, और फिर 7 सत्ते 49 और 7 इकाई 7। तो इस तरह से 343 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 3 बार, 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। और 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 17 ही होगा, 17 इकाई 17। इसके अलावा ये किसी और से कटता भी नहीं है। तो यहाँ पे हम 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 17। एक को लिखना जरूरी नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि 343 के जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 3 बार 7 है, इसमें 17 शामिल नहीं है, अतः 343 जो है 17 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 17 से विभाजित नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 2 का डी नंबर में है 999 और 99। चलिए तो सबसे पहले हम 999 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 3 से इसमें भाग लग रहा है 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से इसमें भाग लग रहा है 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 तिया 3 इकाई 3। अब जो है इसमें फिर 3 से भाग लग जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और 2 बचेगा तो 2 पर 1 21, 3 सत्ते 21, और फिर 37 इकाई 37, क्योंकि 37 किसी और से नहीं कटता है। 99 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से इसमें भी भाग लगेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, और फिर 11 से 11 इकाई 11। इस तरह से यहाँ पे जब हम 999 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 बार 3 और 1 बार 37 आता है, और 99 के अभाज्य गुणनखंडों में जो है 2 बार 3 और 1 बार 11 आता है। और जब हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे है 99 वाले में, लेकिन 999 वाले में 11 नहीं है। इस तरह से क्योंकि 99 के सभी अभाज्य गुणनखंड 999 के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं है, सारे के सारे तो सम्मिलित नहीं है, केवल 2 मिलता है, तीसरा मैच नहीं करता है, अतः 999 जो है 99 से विभाजित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुने 3 गुने 7 है और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 3 गुने 7 गुने 11 है। क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? यहाँ पे देखिए एक ही प्रश्न में दोनों तरह के सवाल पूछे गए हैं कि क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, और दूसरी कि क्या पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से विभाजित होती है या नहीं। संख्या हमें दी नहीं गई है,
हमें उसके अभाज्य गुणनखंड बताए गए हैं, तो यही हमारे लिए काफी है। इसके हल में हम लिखेंगे पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 7 जो कि दिया हुआ है। दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 7 गुने 11 है, यह भी दिया हुआ है। हम इन दोनों में सार्व गुणनखंड देखते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। दो ऐसी संख्याएं हैं 3 और 7 जो दोनों में सार्व गुणनखंड के रूप में मौजूद हैं। तो पहला का जो उत्तर हमें देना है कि क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे इन दोनों संख्याओं में दो अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कॉमन है, सार्व हैं, इसलिए यह सह अभाज्य नहीं है। ये दोनों संख्याएं जो भी होंगी, आप इसको गुना करके संख्या निकाल सकते हैं। 2 तिया 6 7 42 ये पहली संख्या है, और यहाँ पे 7 तिया 21 और 21 में 11 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या जो है, ये पहली संख्या 42 हो गई, और दूसरी जो संख्या यहाँ पे है 7 तिया 21 में 11 से गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो 11 सत्ते 77, 77 में हम 3 से कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। 3 सत्ते 21 के 1 बाकी 2, 3 सत्ते 21 2 23, 231 से दूसरी संख्या, ठीक है ना। 3 सत्ते 21 के 1 बाकी 2, 3 सत्ते 21 2 23। तो ये दोनों संख्याएं हैं, हमें संख्या नहीं निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी हमें मौजूद यहाँ पे मिला है। तो हम कह सकते हैं पहली स्थिति कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, तो हम कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में दो ऐसे अभाज्य गुणनखंड है 3 और 7 जो दोनों में मौजूद है। और दूसरा प्रश्न था कि क्या जो है इसमें एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है, यानी कि क्या 42 जो है 231 को विभाजित करेगी। तो इसके लिए शर्त क्या है कि एक संख्या का सारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो दूसरे में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए पहली संख्या 2 है, 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे मौजूद नहीं, यानी कि इसका जो सारा अभाज्य गुणनखंड है वो दूसरे में शामिल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि एक संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इनमें से एक दूसरे को विभाजित नहीं करता है। चौथा प्रश्न है, गुना कहता है कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, क्या वह सही है। इसके हल में हम लिखेंगे कि हाँ, गुना सही है, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होता है, एक तथा स्वयं वह संख्या। ठीक है, आप कोई भी दो उदाहरण लीजिए, मान लिया जाए कि आप 3 और 5 लेते हैं, 3 और 5, ठीक है। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 3 का जो गुणनखंड होगा वो क्या क्या होगा, 1 और 3 होगा। 5 का क्या क्या होगा, 1 और 5 होगा। तो 1 के अलावा कोई और इनके बीच में सार्व है, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या है, केवल 1 है। 1 के अतिरिक्त अगर कोई सार्व गुणनखंड नहीं है तो वो जो है सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आप ऐसा किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को लेके कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप 7 और 17 को लेते हैं, तो 7 और 17 में देखिएगा 7 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 7। 17 का क्या होगा, 1 और 17। अब इन दोनों का जो सार्व होगा केवल 1 होगा, है ना। तो 1 के अतिरिक्त कोई और तो सार्व गुणनखंड है नहीं। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या हमेशा ही होंगी, है ना। और इस तरह से गुना जो है वो बिल्कुल
सही है। और इस तरह से हमारा आज का ये सेशन जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अभी भी ये अध्याय बाकी है और अगले 2 भागों में हम इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।